अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया शाहिद और आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। हमारे साथ एक बहुत ही नामवर शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सहाफ़त से है। एक निडर, दिलेर और अपनी बात पर डट जाने वाला सहाफ़ी 2022 में जिन्होंने जेल भी काटी और अपनी सच्चाई से उन्होंने साबित किया कि दुनिया में सिर्फ सच पर चलने वाला शख्स ही आगे जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर दैन इमरान रियाज खान। सबसे पहले ये बताएं, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। इमरान, मुझे ये बताएं कि जर्नलिज्म का जो शोबा है उसकी तरफ कैसे आए? लाइक शुरू से ही इस सहाफ़ी बनना चाहते थे या हादसाती तौर पर आना हुआ? वो होता है ना कि लोग कहते हैं कि पहले मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो सहाफ़त का सफ़र आपने कैसे तय किया? बचपन से ना यानी हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं और कुछ ना कुछ हम बड़ा आदमी तो बनना चाहते हैं, और मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था। बड़ा आदमी बनने के ख्वाब, कभी हमें लगता था क्रिकेट टीम में चला जाऊंगा तो क्रिकेट बहुत खेली, फिर लगता था बॉक्सिंग खेलूंगा पाकिस्तान के लिए तो बॉक्सिंग भी खेली, और तालीम में ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ मैं करके कुछ बन जाऊंगा, तो वहाँ भी मैं मेहनत करता था। मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ज़िंदगी घुमाते घुमाते प्रोफेशनल लाइफ में ले आई। जब मैं नौकरी कर रहा था उन दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था और बहुत सारे घरों में जाकर पढ़ाता था, मैं ट्यूशन सेंटर में भी पढ़ाता था। तो फिर मुझे 2004 में इस बात का 3 और 4 में इस बात का एहसास हुआ कि जर्नलिज़्म भी एक फ़ील्ड है और बड़ी अच्छी फ़ील्ड है, और मुझे लगा मैं इसमें जा सकता हूँ। तो तब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। 2004-05 में मुझे लगा कि मुझे ज़रूर जर्नलिस्ट बनना चाहिए, और मैंने ये सोचा कि मुझे जब भी ज़िंदगी में मौका मिला मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। मैं ग्रेजुएट हो गया, उसके बाद फिर मैं लॉ कर रहा था, साथ में मैं एक जॉब कर रहा था। तो तब मैं अप्लाई करता रहता था मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के अंदर जा करना। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मैंने मैस कम्युनिकेशन जैसे आप लोग सब करके आते हैं, तो मैंने वो नहीं किया हुआ था। तो मैस कम्युनिकेशन नहीं किया हुआ था तो मुझे नौकरी भी नहीं मिलती थी टीवी चैनल में या अखबारात में या किसी और जगह पे, और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, कोई सिफारिश भी नहीं थी। तो मैं करता ये था कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की। मेरे एक दोस्त हैं, वो आज लकीली मेरे साथ ही हैं यहाँ पे। एक हैंडी कैम लिया एक दोस्त से हमने उधार, उस पर मैंने एक रिपोर्ट बनाई ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर। और क्योंकि सारी ज़िंदगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते रहे थे तो वही मसाइल मुझे सबसे ज़्यादा याद थे, तो उन पे मैंने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट बनाकर मैंने उसको एक CD में कन्वर्ट किया, और जो शादी की मूवियाँ नहीं बनाते लोग, उसकी एडिटिंग करते हैं शादी की मूवियों की, उनके पास ले गया। मैंने उन्हें कहा जी इसको मुझे एडिट कर दें। उन्होंने मुझे वो एडिटिंग, उस वक्त मुझे एडिट का नहीं पता था, मुझे ये पता था कि फालतू चीज़ें इसमें से निकाल के मुझे बना दें, तो उन्होंने मुझे एक CD बनाकर दे दी जिसमें मेरी वो रिपोर्ट थी। अब वो रिपोर्ट लेकर मैं हर टीवी चैनल में जाता था, जाके उनको दिखाता था इसको देखें मुझे काम करना आता है, मुझे आप रख लें। तो हर जगह से मुझे वादा मिल जाता था, काम नहीं मिलता था। तो उस बीच में एक्सप्रेस न्यूज़ लॉन्च हुआ। उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन की शर्त रखी और उन्होंने मैस कम्युनिकेशन की शर्त रखी नहीं थी। और ये जहाँ पे आप लोगों का ऑफिस है इसके करीब ही वो ऑफिस है जहाँ पे मैंने पहले इंटरव्यू दिया था। तो मैंने इंटरव्यू दिया उनको और उन्होंने मुझे तजर्बाती तौर पे हायर कर दिया वो CD देखने के बाद। तो इस तरह मैं हायर हुआ था। बल्कि उन्होंने मुझे पूछा कि ये आपने कैसे बनाई, कैमरामैन कौन था? मैंने कहा जी मेरे एक दोस्त हैं। उन्होंने कहा आपने इसको एडिट कैसे किया? तो मैंने उनको बताया कि एक शादियों की फिल्में एडिट करने वाला बंदा उसके पास मैं लेकर गया, उसने एडिट करके दिया, तो आप ये कर सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो आप कैमरा के पीछे काम करेंगे या कैमरा के आगे? तो मैंने कहा जी मैं कैमरा के आगे काम करूँगा, पीछे नहीं करूँगा। तो उन्होंने बाद में मुझे कहा कि आप सैलरी क्या लेंगे ना, तो मुझे फिर उम्मीद लगी कि मुझे नौकरी देने वाले हैं। एक बात उन्होंने मुझे पूछी, मुझे आज भी याद है। वहाँ पे सुल्तान लखानी साहब थे, फ़ाद हुसैन जो आजकल प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं वो थे, एक आबिद अब्दुल्ला साहब थे, एक साकिब नूर साहब थे। ये 4 लोग थे। तो मुझे उन्होंने सवाल किया कि आपने तो मैस कम्युनिकेशन नहीं किया हुआ। तो मैंने उन्हें कहा जी जो मैस कम्युनिकेशन जिन लोगों ने किया हुआ है वो भी नीचे आए हुए हैं, और मैंने नहीं किया हुआ, मैं भी आपको इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। और आपने क्योंकि क्राइटेरिया में ये नहीं लिखा हुआ था कि सिर्फ ग्रेजुएट आपने लिखा था, तो मैं तो हूँ, तो मुझे आप रख लें। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको हम क्यों रखें और उन पे आपको क्यों फौकियत दें? तो उस पर मैंने उनसे ये अर्ज़ किया था, मैंने कहा जी जहाँ वो नहीं जाएंगे ना वहाँ मैं चला जाऊँगा। और उसके बाद वाकई वो सीरियस हो गए और उन्होंने मुझे वहाँ भेजा जहाँ जाते हुए आदमी डर जाता है। यानी गोलियों की बौछार में गया मैं कई दफ़ा मरते मरते बचा।
अस्पताल पहुंच गया कई दफ़ा ज़ख्मी होकर। तो ऐसी ऐसी जगहों पे मेरे से कवरेज करवाई और मैंने की। मैं अपने शौक़ से करता था, कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं भेजता था। तो इस तरीके से मैंने ये नौकरी हासिल की और बाय चॉइस में आया था। जब उन्होंने मुझे सैलरी का पूछा तो मैंने उन्हें नहीं बताया। मैंने कहा जी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, तो आप मुझे जो भी देंगे ना मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे यही काम करना है और एक दिन मैं इंशाल्लाह अच्छी सैलरी आपसे ले लूँगा। तो उन्होंने फिर मुझे तजर्बाती तौर पे नौकरी दी और फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने उसी चैनल में ना सिर्फ एक जर्नलिज़म की, वहाँ रिपोर्टिंग की, सीनियर रिपोर्टर बना, वहाँ पे एंकर बना और फिर प्राइम टाइम का मेन उनकी एक स्लॉट थी, उसके अंदर मैं प्रोग्राम करता रहा। करियर का लगता है आपकी बातों से लग रहा है कि आगाज़ आपका हो चुका था उस टाइम पे एक्सप्रेस पे। तो बाद में तालीम आगे मैं पढ़ता भी रहा, साथ में मैंने मैथ कम्युनिकेशन मुकम्मल किया, दीगर मैं स्टडीज़ करता रहा। तो वो तो साथ साथ सिलसिला जब तक आपकी ज़िंदगी है वो चलता रहता है। तो फील्ड रिपोर्टिंग के बारे में आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल समझी जाती है फील्ड रिपोर्टिंग, और इसमें ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में न्यूज़ ब्रेक करने को ऐसा समझा जाता है कि किसी से दुश्मनी मोल ले लेना। तो आपकी क्या राय है फील्ड रिपोर्टिंग पर? आपका कोई ऐसा वाक़या जिसका ताल्लुक फील्ड रिपोर्टिंग से आप हमारे साथ या हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? बेशुमार वाक़यात हैं, बड़े मज़े मज़े के वाक़यात हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर जर्नलिज्म में कोई करने वाला काम है ना, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम है, तो वो फील्ड रिपोर्टिंग का है। अगर आपके अंदर एक बिल्ट इन जर्नलिस्ट है, हर आदमी जर्नलिस्ट नहीं बन सकता, ये इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने क्वालिटी रखी हुई होती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। आप इसको पैदा नहीं कर सकते, आप इसको बना नहीं सकते। जैसे कुदरती एक टैलेंट होता है, जो आदमी बहुत अच्छा क्रिकेटर होता है या बहुत अच्छा फाइटर होता है या बहुत सारी चीज़ों में लोगों के अपने टैलेंट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिज्म में भी एक ख़ास किस्म की जबिल्लत होती है आदमी में, जो इसमें आता है। तो अगर आपको शौक़ है ना, तो आपको फील्ड रिपोर्टिंग से अच्छा पूरी सहाफ़त के अंदर कुछ और नहीं मिलेगा करने के लिए। एक रिसर्च करने में बड़ा मज़ा आता है, आप रिसर्च करें, चीज़ों को ढूंढें, और दूसरा फील्ड रिपोर्टिंग में आप जाएं, तो ये बड़ा कमाल काम है। तो लोगों को मुश्किल पता क्यों लगता है? लोग एक पेशे के तौर पे आए यहाँ पे, लोगों ने इसको जर्नलिज्म को अडॉप्ट किया एक पेशे के तौर पे, शौक़ के तौर पे नहीं किया। जो शौक़ के साथ आए वो आज भी इंजॉय कर रहे हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, खबरें निकालते हैं। और जो लोग एक पेशा बना कर आए, उनके लिए तो फिर चाहे दफ्तर में बिठा दें आप उनको, चाहे फील्ड में बिठा दें, वो वहाँ पर भी रोएंगे और वहाँ पे भी रोएंगे। उनके साथ ये रहेगा। वाकयात बड़े मज़े मज़े के हैं। एक दिन ये नया कॉलर माइक आया। अब फील्ड में हम लोग हाथ में माइक पकड़ के रिपोर्टिंग करते थे, तो एक कॉलर माइक जो आया ये नया था, लोग ज़्यादा इससे यूज़ टू नहीं थे। तो मैंने कॉलर माइक लगाया और मैं खड़ा होकर, ये था 10 मुहर्रम का दिन था, और मैं जो एक मुहर्रमुल हराम का एक जुलूस आता है उसकी मैं कवरेज कर रहा था। तो वो सामने ऊपर एक दूर छत थी, वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, वो छत से मुझे शूट कर रहा था। मैं सड़क पे दूर खड़ा हुआ था और मैं वो सामने देखकर तो मैं बातें कर रहा था कैमरे में। मुझे पता था मेरा कैमरा कहाँ है, कैमरामैन काफ़ी दूर था, तो मैं रिपोर्ट कर रहा था और वो लाइव चल रहा था टेलीविज़न पे। तो मेरे पास से एक फ़ैमिली गुजरी, ख़वातीन थी, बच्चियाँ थी, बच्चे थे उनके साथ। तो वो समझे कि मैं कोई हवा में बातें कर रहा हूँ। तो वो गुजरते हुए उनकी एक बुजुर्ग खातून थी, कहती आए है देख कितना अच्छा लगता पे बेचारा चंगे कार दा। उसने ऐसे करके बोला ना मुझे कि शायद मुझे कोई प्रॉब्लम है और मैं हवा में देखकर बात कर रहा हूँ ना। उस वक्त उनको आइडिया नहीं था कि कॉलर माइक कोई चीज़ है और मैं बहुत दूर वो देख रहा हूँ कैमरे को। तो देखने में तो ठीक लगता है। उसमें से दूसरी खातून ने लुकमा दिया, तो मैंने फटाफट अपना वो बीपर कहते हैं उसको, हमने कंप्लीट किया। मैं फिर दौड़ के गया उनके पीछे, वो अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे थे। तो मैंने उन्हें जाके कहा, मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ, ये माइक लगा हुआ है, मैं सामने देखकर बात कर रहा था। तो ये टाइम भी जब शुरू में हम जर्नलिज्म में आए थे, रिपोर्टिंग करते थे, तो ये गैजेट्स लोगों के लिए नए थे। वाक़यात बड़े बड़े अजीब वाक़यात हैं। और रिपोर्टिंग की तो पूरी ज़िंदगी ऐसे वाक़यात से। एक दिन एक मज़दूर आ गया मेरे पास, उसने मुझे कहा कि मेरे पास एक बड़ी ख़बर है। मैंने कहा जी क्या है? उसने कहा खबर ये है कि हम जाली कब्रें बना रहे हैं एक जगह पे और गवर्नमेंट को उसका बिल भेज रहे हैं। जाली कब्रों का बिल? उसने कहा जी एक कब्रस्तान था शोहदा का, वहाँ से अब सड़क गुजरेगी, हमें ये कहा गया है कि वहाँ से शोहदा को कब्रों में से निकाल के दूसरी जगह पे लाकर दफनाना है। ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। हम करते ये हैं कि वहाँ से कोई भी नहीं निकालते, उसको वैसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे लाके एक जाली कब्र बना देते हैं और हम साइडों पे एक चादर लगा देते हैं, उसको एक टेंट लगा देते हैं, उसके अंदर हम एक जाली कब्र बना देते हैं। तो हमने तकरीबन कोई 100 के करीब जाली कब्रें बना ली हैं और मज़ीद हम बना रहे हैं। तो मैंने कहा तू मुझे क्यों बता रहा है? कहता है सर मुझे ऐसा लगता है कि वो बेहुरमती हो रही है और वो सड़क बन जाएगी शोहदा के ऊपर से और वो सड़क वहीं पे रहेगी हमेशा और हम सिर्फ चक्कर दे रहे हैं। तो मैंने कहा कौन कर रहा है? उसने कहा जी गवर्नमेंट भी साथ मिली हुई है।
मैं DSNG लेकर वहाँ पहुँच गया। मैंने जाकर अपने चैनल वालों को इन्फॉर्म किया कि जी ये खबर है और ऐसे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा आप इसको कैसे करना चाहते हैं ना। मैंने कहा हम इसकी कबर की खुदाई करेंगे लाइव। तो मुझे याद है मेरे डेस्क पे जो बैठे हुए थे साहब, उन्होंने कहा कि अगर बेटा उसमें से मुर्दा निकला है ना तो साथ ही लेट जाना। तो मुझे वाक़या याद है। वो फिर हमने लाइव टेलीविज़न के अंदर उसकी खुदाई करवाई और बड़े अजीब अजीब वाक़यात हैं। मेरे जो सोर्सेज थे वो मैं छोटे छोटे से होते थे साथ, रिक्शे वाले ख़ास तौर पे, जो ये पान सिगरेट वाली जो दुकानें होती हैं, ये मुझे खबरें बड़ी देते थे। हर जगह पे मैं अपना नंबर देकर आता था, कोई चीज़ हो तो मुझे बताइएगा। तो बड़ी चीज़ें पता चलती थी, बड़ी बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं। बाद हंसने वाले भी हैं और बाद जो हैं वो मैं अभी आज सोचता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि मैं वहाँ से बचकर कैसे आ गया था। तो ऐसे बहुत कुछ हुआ। आपको नहीं लगता कि फील्ड रिपोर्टिंग में काफ़ी जलालत भी होती है? लोगों से उगलवाना बातें बहुत मुश्किल होता है, कुछ को तो डिक्टेट करना पड़ता है कि भाई ये बोल देना। नहीं, इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में लोगों को उनकी राय देना चाहिए। यानी मैंने जब भी कभी किसी के आगे माइक किया तो मुझे आइडिया हो गया कि ये क्या कहे। कई लोग बोल नहीं पाते, जो उनके अंदर होता है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। और मैंने नोट किया है कि कई सहाफ़ी उनके आगे माइक लेकर ये कोशिश कर रहे होते हैं कि ये अब कुछ बोल ही दे। जो लोग नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे होते, जो नहीं बोल पा रहे होते, उनके साथ टाइम ज़ाया करने की बजाय आप ऐसे लोगों के पास जाएं जो अपनी प्रॉब्लम और लोगों की प्रॉब्लम ज़्यादा बेहतर बता पाएँ। अच्छा, इसके लिए एजुकेशन भी कोई शर्त नहीं होती जी। अचानक कोई आदमी आपको मार्केट में मिलता है और वो ऐसा बोलता है कि आप हैरान हो जाते हैं। एक मजदूर आपको मिलता है और वो आपको इस तरीके से सारी चीज़ें बताता है। शऊर की कोई कमी नहीं है, यहाँ लोगों को एक्सप्रेस करना नहीं आता। हमारे कई लोग कोशिश करते होंगे लोगों को उगलवाना बुलवाना, नहीं, ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को नेचुरल तरीके से चलने दें। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। जब आप टेलीविज़न पे किसी को दिखाते हैं ना, या मोबाइल फ़ोन पे कोई देखता है, तो उसको आइडिया हो जाता है कि ये स्क्रिप्टेड बोल रहा है या रियली में यही बात ऐसे इसको लगती है तो ये बात कर रहा है। लोग अब बहुत समझदार हैं। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो पाकिस्तानी सियासत में है वो तो शुरू से रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो आने वाली जो सूरत हाल है, जो मौजूदा सूरत हाल है, उसको देखते हुए भी यही लग रहा है कि ये सूरत हाल बदलने वाली नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है ना तमाम ममालिक के अंदर जी। और इस्टेब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए मुल्क के अंदर, लेकिन किन चीज़ों में होना चाहिए? जहाँ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे दिफा में उनका एक बड़ा अहम रोल होना चाहिए। मुल्क के अहम तरीन जो मामलात हैं उसके अंदर उनका एक रोल होना चाहिए। लेकिन हुकूमतें बनाने में, हुकूमतें गिराने में, कारोबार करने में, इसको फ़ायदा देने में, उसको नुकसान देने में, ये घटिया कामों में इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। Exactly. ये चीज़ें इनको छोड़ देना चाहिए। दुनिया भर में इस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, यूरोपियन ममालिक के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है उनकी अपनी, और वो अपने मुल्क के मफाद में फ़ैसले भी करते हैं। मैं उसके ख़िलाफ़ कभी नहीं हूँ, लेकिन हर इदारे को अपने आइनी दायरे के अंदर रहना चाहिए। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का रोल ये हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मशवरा मांगें और सारी इस्टेब्लिशमेंट को इकट्ठा करें और उनसे पूछें कि भाई यूक्रेन की और रूस की लड़ाई हो गई है, आओ बैठो इसके ऊपर बात करते हैं। और वो सारे बैठें और एंड में इस नतीजे पर पहुँचें कि जनाब हमने इस मामले में पार्टी नहीं बनना, हम इसमें न्यूट्रल रहेंगे, ना हम रशिया की मजम्मत करेंगे ना हम किसी का साथ देंगे, तो हम इसमें अपने आप को बाहर रखेंगे। ये एक पॉलिसी बन गई इस्टेब्लिशमेंट की, जो इस्टेब्लिशमेंट की अपनी मेमोरी थी, जो उनके पास रिकॉर्ड था दस्तयाब, उसकी मौजूदगी में एनालिसिस करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और सिविल गवर्नमेंट ने मिलकर एक पॉलिसी बना दी। उसके बाद जनरल बाजवा गए, जाके उन्होंने एक जगह पे खिताब किया और मजम्मत कर दी। तो ये गलत है जी। पॉलिसी हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट्स को बनानी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके अंदर अपनी राय दे सकती है और अपनी जो उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है वो शेयर कर सकती है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो सकता है, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो सकता है। ये रोल तो ठीक है उनका, लेकिन वो हुकूमतें बनाएं, हुकूमतें गिराएं, बंद कमरों के अंदर फैसले करें, वो ये सोचें कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना, और अपने उनके इंटरेस्ट बहुत बड़े हो जाएं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो जहां 2022 आपके लिए, आपकी सहाफ़त के लिए अरूज पर रहा है, वहीं 2022 में आपने काफ़ी मुश्किलात भी देखी हैं। तो आने वाले साल में क्या बेहतरी देखते हैं अपने लिए या अपनी जर्नलिज़म की फील्ड से जो ताल्लुक़ रखते हैं उसके लिए? देखें, सहाफ़ियों के लिए तो बहुत ही बुरा था 2022। पकड़ के किसी को अंदर डाल दिया, किसी को नंगा कर दिया, किसी को टॉर्चर कर दिया, किसी को जो है वो घसीटते रहे, किसी को फिराते रहे, हर एक के साथ अलग अलग किस्म का इन्होंने सलूक किया। किसी की सहाफ़त बंद कर दी, किसी को मुल्क से भगा दिया, एक जो है वो शहीद भी हो गया।
तो सहाफ़ियों के लिए तो आसान नहीं रहा, और जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें भी पाकिस्तान 12 दर्जे नीचे गया अचानक। तो आज़ादी इज़हार राय तो पाकिस्तान में है नहीं। अच्छा, ये इसलिए नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कोई सहाफ़ियों में गुस्सा था। वो तो बेचारे बराए नाम होते हैं, उनको तो कहा जाता है ये गुनाह अपने सर ले लो, बेचारे ले लेते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत गुस्से में थी। हुआ ये कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी कभी रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, लोग बड़े खुश हुए, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। नवाज शरीफ को निकाला बार बार, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। बेनज़ीर को 2 दफ़ा निकाला, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। परवेज़ मुशर्रफ के जाने पे भी लोगों ने मिठाई। लोग हर दफ़ा जब भी एस्टेब्लिशमेंट कोई एक रिजीम चेंज ऑपरेशन करती थी तो लोग बड़े खुश होते थे। इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट बदमज़ा हो गई। इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और लोग बिगड़ गए। लोगों ने कहा यार ये क्या रोज़ का मजाक बनाया हुआ, और जिस बंदे को निकाला लोगों ने उसको सर पे उठा लिया। तो वो बदमज़ा हो गए, गुस्से में आ गए। वो अब गुस्सा उनका कहीं उतरता नहीं था। अब जो सहाफ़ी बात करते थे उन पर उतरना शुरू हो गया। एक्चुअली सहाफ़ियों के लिए बड़ा मुश्किल साल था 2022, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल साल था। जो पाकिस्तान की हालत हो गई है इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, कोई दुश्मन भी इस मुल्क के साथ ऐसा नहीं करता जैसा इस मुल्क में खुदा ना खास्ता जो डिफ़ॉल्ट के करीब हम पहुँच गए हैं, जो हालात हो गए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान को लेकर मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता है कि 2023 इंशाल्लाह एक बेहतर साल होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी कोई सेंसिबल अप्रोच सामने आएगी, और वो लोग जो ज़िद पे अड़े हुए हैं, अपनी अना के हाथों मजबूर हो गए हैं, वो अब पाकिस्तान का सोचेंगे और मुल्क को आगे बढ़ने देंगे। तो ऑन अ लाइटर नोट, थोड़े से काफ़ी ज़रा सीरियस सवाल हो गए, अब थोड़ा सा ज़रा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं आपकी। पहले काफ़ी आप ट्विटर पर काफ़ी, आप तो भी एक्टिव हैं ही, लेकिन अब आप इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी एक्टिव हैं। आपका नया इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना है। तो आपकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ कम्युनिटी में भी आपकी काफ़ी जान पहचान है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, देखते हैं। तो यकीनन आपकी फीमेल फैंस भी होंगी, उनके मैसेजेस भी आते होंगे। तो जो आपकी बेटर हाफ है, आई मीन योर वाइफ, तो उनका क्या रद्द अमल होता है? शी इज़ बेटर देन मी, आई थिंक। ओके। और वो मुझे सपोर्ट करती है हर जगह पे, मेरी वाइफ, और शुरू से सपोर्ट करती है। उसको इस बात का आइडिया है कि मेरा काम क्या है, इसकी नौइयत क्या है, और इसमें किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा चोरी ये होती थी कि मैं छुप के शिकार खेलने चला जाता था। इससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ किया नहीं, और ये मेरी बीवी को आइडिया भी है। तो उसमें इंस्टाग्राम पे आने का मेरे दोस्तों ने अकाउंट बना कर दिया। उन्होंने कहा जी अब इधर भी आ जाएं आप, ये भी एक मीडियम है। बल्कि वो तो मुझे कहते हैं टिकटॉक पे भी बनाओ, तो मैंने मना किया। मैंने कहा जी मैं यहाँ पे अकाउंट नहीं बना रहा, वो भी एक मेरे साथ मेरे कुलीग हैं, उन्होंने बनाया हुआ है, वो उसमें वीडियोस बना कर डालते रहते हैं। तो सोशल मीडिया एक रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते जी। और सोशल मीडिया की अपनी एक दुनिया है, उसमें लोगों की अपनी अपनी अप्रोच है। मेरी सोशल मीडिया पे 1 दर्जन के करीब बीवियाँ हैं जिनके वहाँ पे अकाउंट्स हैं, और वो सब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ओन करती हैं। ऐसा नहीं है कि लंदन के फ्लैट्स हमारे नहीं है, नहीं, वो सारी कहती हैं कि इमरान रियाज मेरा हस्बैंड है, और मेरी वाइफ के अकाउंट को भी कहती हैं कि वो मेरा हस्बैंड है, आपका नहीं है। ओके। तो वहाँ सोशल मीडिया पे आई एम लकी, लेकिन रियल लाइफ में मेरी अपनी वाइफ है और वो उसका बहुत बड़ा दिल है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो एक दिन में आप 2 व्लॉग्स करते हैं, तो काफ़ी उसके लिए तैयारी और वक्त चाहिए होता है। उसके अलावा आप करंट अफेयर शो भी होस्ट करते हैं, तो कैसे टाइम मैनेज होता है? फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? टाइम मैनेज हो जाता है। मैं जो वीलॉग्स हैं उनमें पढ़ना तो आपको पड़ता है, चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। जब मैं ज़्यादा रिसर्च करके काम कर रहा था तो एक वीलॉग में 3 से 4 घंटे भी लग जाते थे। अभी क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का ऐसा है तो यहाँ पे ख़बरों के साथ चलना पड़ता है। ख़बरें रोज़ाना आ रही होती हैं जी। कुछ मैं डिग आउट कर लेता हूँ, कुछ हम लोग खुद ढूंढ लेते हैं, तो इसमें उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर आपको केयरफुल बहुत रहना पड़ता है। तो अभी काम के घंटे तो उतने ही हैं, और मैं ज़्यादा काम अपने ऑफिस से, ज़ाती ऑफिस से करता हूँ। तो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मेरे आसपास ही होते हैं, बीच में थोड़ा काम कर लिया, जाके थोड़ी गपशप कर ली, तो बच्चे भी यूज़ टू हो गए हैं, मेरे माँ बाप भी और मेरी वाइफ भी, इन सबको आइडिया हो गया है कि इसी लाइफ स्टाइल के साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी है, और वो एडजस्ट करते हैं, मुझे यानी सपोर्ट भी दे देते हैं, मुझे थोड़ा रूम भी दे देते हैं। अभी आपने कहा कि आपको शिकार का बहुत शौक है, तो उसके अलावा क्या मशागिल हैं, क्या हॉबीज़ हैं, क्या पसंद करते हैं करना फारिग टाइम में? मुझे सबसे ज़्यादा तो यही काम जो मैं कर रहा हूँ, मुझे इसका शौक़ है, अच्छा। जर्नलिज्म का। और ये काम मैं अपने इस प्रोफेशन में आया ही इसलिए था कि मुझे इसका जुनून था, शौक़ था, और वो मुझे यहाँ लेकर आया, तो मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। उसके अलावा एक्चुअली शिकार का मुझे शौक़ नहीं है। शिकार का तो मैं, ये एक बहाना है नेचर में जाने का। शिकार तो मैं उतना ही करता हूँ जितना नॉर्मल, कभी अभी इस सीज़न में मैंने 1 शिकार खेला है पूरे साल में। तो एक्चुअली नेचर के अंदर जाना,
वहाँ नेचर के अंदर रहना, हाइकिंग करना, कैंपिंग करना, वहाँ खाना पका कर खाना, जंगल में, झील पर, दरख्तों में, पहाड़ों पे, ये मुझे पसंद है। तो मुझे नेचर पसंद है, तो नेचर में जाने के लिए एक बेहतरीन बहाना शिकार करना भी है। तो वो भी कभी कभी मैं शिकार भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं नेचर के अंदर घूमता हूँ और वो एक रीज़न बन जाता है शिकार मुझे नेचर के करीब ले जाने के लिए, क्योंकि शिकार सारा जो जंगली जानवर हैं वो सारे नेचर में होते हैं, तो उनके पीछे मैं जाता हूँ। और बाद का शिकार के लिए नहीं भी जाता, अभी हम कैंपिंग करते हैं और कुछ मेरे दोस्त हैं जो राइडिंग करते हैं बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत शुरू भी करवाई है राइडिंग, तो वो उसका भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अभी इससे 1-2 साल में तो उतना टाइम नहीं मिल रहा, स्पेशली रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक हालात इस तरह के गुजरे हैं कि अभी तो एक ही शौक है कि ये ऑपरेशन रिवर्स हो किसी तरह, मेरा मुल्क जो है वो वापस किसी ट्रैक पे आए। तो अगर इलेक्शन से पहले इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो आप सूरत हाल कहाँ बन जाती देख रहे हैं? देखिए, ये तो वादा इमरान खान साहब को बताया गया है, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको नाअहल कर दिया जाएगा, और इमरान खान साहब इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार भी हैं और उनके पास अपना प्लान बी भी है। तो हुआ ये है कि अगर सारी चीज़ें ट्रैक के मुताबिक चलती रहती ना, देखिए एक प्लान बनाते हैं लोग और उस प्लान के मुताबिक सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। इमरान खान की नाअहली प्लान का हिस्सा थी, इमरान खान को जेल में भेजना प्लान का हिस्सा था, नवाज शरीफ को वापस लाना और जेल में ना जाने देना प्लान का हिस्सा था, नवाज शरीफ को वापस अहल करवाना भी प्लान का हिस्सा था। ये पूरा एक प्लान मौजूद था जो इमरान खान साहब को बताया गया। लेकिन इस प्लान के अंदर किसी जगह पे भी अर्ली इलेक्शन नहीं आ रहे थे, सूबाई असम्बलियाँ तहलील नहीं हो रही थी। अब वहाँ से जहाँ इमरान खान साहब ने दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी ना, वो प्लान सारा गड़बड़ हो गया। अब वो सारी टाइमलाइन टूट गई है, उस टाइमलाइन को वापस कैच करना बहुत मुश्किल है और चीज़ों को वापस उस मोमेंटम के ऊपर लाना बहुत मुश्किल है। अब तो मोमेंटम इमरान खान बनाएंगे। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो एक बड़ा खौफनाक और बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और उसकी उन्होंने अंदर अंदर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगा। तो हर शोबे के लोग किसी ना किसी अपनी पसंदीदा शख्सियत को आइडियलाइज़ करते हैं, तो आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि लोग आपको सहाफ़त के शोबे में आइडियलाइज़ करें? अच्छा, मेरी ना सहाफ़त घूमते घूमते अजीब सी हो गई और मेरी ऐसा लगता है बाद औक़ात कि मेरी शख्सियत जो है वो मेरे शोबे के ऊपर जो मैं जिसमें काम करता हूँ उस पर हावी आ गई। कुछ चीज़ों से मुझे ना शुरू से चिढ़ है। एक मुझे मौरूसियत से बहुत चिढ़ है कि कोई भी बच्चा या बच्ची अपने वालिद का प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी मेरे स्कूल के अंदर मेरी उन बच्चों से लड़ाई हो जाती थी जिनको उनके वालिदैन की वजह से प्रोटोकॉल मिल रहे होते थे। मुझे बुरा लगता था कि भाई ये क्यों, भाई ये आसमान से उतरा हुआ, ये बुरा लगता था मुझे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जब माँ बाप की वजह से बच्चे लीडर बन जाते हैं अचानक आकर, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो इस वजह से मैं पीपल्स पार्टी और PMLN के, मेरी की उनसे दुश्मनी तो नहीं है, सारी ज़िंदगी मेरे घर पे पीपल्स पार्टी का झंडा मैंने लगा हुआ देखा बचपन से, तो मेरी तो इनसे दुश्मनी नहीं है। हुआ ये कि मैंने देखा कि ये अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं और वो बेचारे, उनकी जूतियाँ घिस गई हैं काम कर करके सियासतदानों की, उनको पीछे छोड़ देते हैं। कल जो है वो दादा लीडर था, फिर बेटा लीडर था, अब वो जो है उसका बेटा लीडर है, आगे उसकी बेटी लीडर है, आगे उसका बेटा भी लीडर बनने जा रहा है। तो ये जो चीज़ें ये मुझे तकलीफ देती थी, इनके खिलाफ मैं शुरू से बात करता था और रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ था। ये जिस तरीके से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना, इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में हमारे साथ ज़्यादती की गई और हमारे साथ बदतमीज़ी की गई। इवन जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो इंतहाई नामुनासिब थी। तो मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इस तरह की ज़बान कोई इस्तेमाल करे, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा आया और उस गुस्से में मैंने अपने रवैये को और अपने अंदाज़ को बदला और मैं ज़्यादा सख्त होता चला गया, बजाय इसके कि मैं उससे डरता। मुझे ऐसा लगता है मैं रिएक्ट कर गया जी। और उस रिएक्शन में एक नई तरह की सहाफ़त शुरू हो गई। फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का 95% मीडिया एक अजीब किस्म की सहाफ़त कर रहा है जिसमें वो एक आदमी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगा रहा है और दीवार के साथ लगाकर उसको धक्का दे रहा है, ज़्यादती कर रहा है उसके साथ। जब ये चीज़ मैंने देखी, मैंने कहा ये सारे 95% लोग अगर ये काम कर रहे हैं ना, तो दूसरी तरफ मैं खड़ा हूँगा। वो मौक़िफ़ भी आना चाहिए, उनकी बात भी होनी चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए। मैं ना चाहते हुए भी इसमें एक पार्टी बन गया, ये ऐसा हुआ, मैं इसको एडमिट करता हूँ। और एक चीज़ ये है कि जब इमरान खान साहब ने
10 मार्च को मुझे इस लेटर के बारे में बताया था, साइफ़र के बारे में, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप अमेरिका को जवाब ज़रूर दें, और मुझे पूरा यकीन था कि ये जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका को आज तक कोई जवाब दे नहीं सका। तो तब मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि अगर इस आदमी ने अमेरिका को जवाब दिया और इसको उसकी कीमत चुकानी पड़ी तो फिर मैं इसका साथ दूंगा इस लड़ाई के अंदर जी। सिर्फ इस लड़ाई की हद तक। मेरा उनसे कोई पॉलिटिकल वो नहीं है ना, मैं उस पार्टी में लोग बहुत सारे कहते हैं शायद ये इलेक्शन लड़ने जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है जी। जहाँ गलत है वहाँ मैंने गलत कहा भी है, और जहाँ सही है वहाँ मैंने सही किया भी है। लेकिन देखें, इस लड़ाई में जिस जगह तक मैं चला गया, मैं नहीं कहूँगा कि आने वाले स्टूडेंट इस लड़ाई को आइडियलाइज करें। अगर किसी को मेरे बोलने का तरीका पसंद है तो वो फॉलो कर सकता है, किसी को मेरी प्रेजेंटेशन पसंद है फॉलो कर सकता है, खबर बताने का अंदाज और बाकी चीज़ें पसंद है तो फॉलो कर सकता है। लेकिन अगर किसी को ये लड़ाई पसंद है तो भाई मेरा मशवरा है कि लड़ाइयाँ फॉलो मत कीजिएगा। थैंक यू। तो जिस इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान हमेशा इतराज़ करते हैं, उन्हीं के साथ उन्हें आगे इलेक्शन के लिए जाना होगा, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, ये एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन इमरान खान साहब के पास रास्ता कोई नहीं है जी। ये इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब ने खुद तश्कील दिया था, और उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इन मामलात के अंदर, लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन धांधली करना चाहे और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराना चाहे तो वो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो इमरान खान साहब के लिए यही फ़ायदेमंद है कि वो जाएं इलेक्शन में, जैसा भी है कूद जाएं इलेक्शन में। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा थोड़ा सा आप समझें, वो मुश्किल हालात में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। उनको 25 मई को मुश्किल हालात मिले, उसके बाद मिलते गए जून में, जुलाई में, और जुलाई में उन्होंने 70 से 75% सीटें उन्होंने जीत ली अकेले ही। 75% की कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है, इतने बड़े पैमाने पे कोई कामयाब नहीं हुआ। सेंट्रल पंजाब से जीते वो, तो इसी इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में जीते हैं। ये 19-20 तो किया जा सकता है, लेकिन 19 को 50 नहीं किया जा सकता। मार्जिन इतना ज़्यादा हो गया है, लोग इतने खिलाफ हो गए हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कि वो अब इतने ज़्यादा वोट बैलेट बॉक्स में डालेंगे कि आप धांधली भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब ने, मुझे लगता है कि ये रिस्क लिया है कि वो इसी इलेक्शन कमीशन के साथ, और इलेक्शन कमीशन ने कभी मायूस नहीं किया। जहाँ जहाँ जिस चीज़ का खदशा जाहिर किया गया, इलेक्शन कमीशन ने एग्जैक्टली वही काम किया। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा पहला शो इमरान रियाज खान के साथ। आप आने वाले दिनों में भी इन्हें हमारे चैनल पर देखते रहेंगे। हमने इनसे बेशुमार बातें की इनकी ज़ाती और सियासी ज़िंदगी के बारे में, और अगर आपके भी इनसे कुछ सवालात हैं तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।